करें शुरू। तो हम लोग इंडेस 103 पढ़ रहे हैं। एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने पढ़ा। एक्विजिशन मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ा, और हमने कंसेप्ट एग्जांपल्स कर लिए, हमने कई क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस अभी हमें और करना बाकी है। और हम लोग एक रिवीजन अपना कर रहे थे, तो रिवीजन में भी हमने जो है समझ लिया कि भाई एक्विजिशन मेथड में हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग करनी चाहिए। हमें पहले एक्वायरर देखना चाहिए, फिर एक्विजिशन डेट देखना चाहिए, फिर नेट एसेट की लिस्ट बनानी है। वो एक्वायरी की नेट एसेट्स होंगी, वो फेयर वैल्यू पे होंगी, वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होंगी, और हमें फोकस करना है डीटीए डीटीएल अगर कुछ है तो वो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इंडेस 12 लगा के उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी नेट एसेट का पार्ट है। ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। अच्छा, हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एक्वायरी की नेट एसेट्स लेते हैं तो एसेट में इंडेमिनिफिकेशन एसेट्स भी आ सकती हैं, और लाइबिलिटीज में कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी आ सकती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कुछ केस में नहीं आएंगी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो नहीं आएगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो फिर वो आएगी। और अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई आपको मिलने वाला है तो वो इंडेमनिफिकेशन एसेट है। अगर वो लाइबिलिटी ली गई है तो वो एसेट भी ली जाएगी, पर मैक्सिमम उसी वैल्यू पे ली जाएगी जितनी लाइबिलिटी ली गई। ये बात हम पढ़ चुके थे। तो स्टेप नंबर 3 नेट एसेट में हमको ये बात ध्यान रखनी। फिर फोर्थ में कंसिडरेशन हमने पढ़ा कि भाई कंसिडरेशन क्या होता है, और कंसिडरेशन जो है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो कैश और इक्विटी शेयर्स में तो है ही, उसके अलावा कुछ उसमें स्पेशल बातें थी। कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी आएगा, डेफर्ड कंसिडरेशन भी आएगा। उसके बाद यहां तक हमने पढ़ लिया कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में एम्प्लॉय कैपेसिटी, शेयर होल्डर कैपेसिटी हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद की बात से प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है तो क्या होगा, उसके बाद जो है शेयर बेस्ड पेमेंट है तो क्या होगा, उसके बाद कोई प्री एग्जिस्टिंग जो है रिलेशनशिप है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद जो है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का क्या होगा, है ना। तो हमने सबकी बातें नहीं की। हमने इसमें एसबीपी रिजर्व हमारा बच रहा है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अभी मैंने नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। और बाकी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेटली वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसी बातें हमने कर ली। तो आज थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम रिवीजन शुरू करते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से नोट्स नहीं है। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसिडरेशन ट्रांसफर। तो मैं अगली स्टेप्स पे आगे बढ़ने के पहले ऑन डोआ डेट ऑफ एक्विजिशन पर कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। तो अगर एंट्री की हम बात करें तो एंट्री होगी नेट एसेट। क्या एंट्री होती है फॉर कंसोलिडेशन, एंट्री फॉर कंसोलिडेशन लिख लेते हैं। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, शायद गुडविल आ जाए। टू कंसिडरेशन अकाउंट, टू एनसीआई अकाउंट। ये एनसीआई या तो पसना पे होगा या फेयर वैल्यू पे होगा। नेट एसेट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, टू कंसिडरेशन, टू एनसीआई, और बोले टू जीओबीपी अकाउंट। भाई या तो ये आएगा या ये आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलूंगा यहां पर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ क्यों, यहां ये स्टेप एक्विजिशन वाला केस है ना, तो ये प्रीवियसली हेल्ड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
और जो गुडविल है और जीओबीपी, ठीक है ना, ये हमेशा और में रहेगा, तो गुडविल आएगी या गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा, ठीक है ना। एनी वन, इनमें से कोई एक ही होगा, ये हमने पढ़ा। अब जो कंसिडरेशन आ रहा है, उस कंसिडरेशन के लिए एंट्री पास होगी कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां तक तो हम बात कर ही चुके थे। अब टू डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट, ठीक है, ये होगा पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, टू डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट, टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन अकाउंट, ये होगा एट फेयर वैल्यू। और ये कौन सा वाला आएगा, जो शेयर होल्डर कैपेसिटी में दिया गया है, ठीक है। हो गया, तो भाई कैश हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, सीसी हो गया, डीसी हो गया, ये वो प्रीवियसली हेल्ड वाला ऊपर हो ही गया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया तो, है ना। अब टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, एसबीपी अकाउंट बोल लो, रिजर्व नहीं भी लिखना है तो, ठीक है। इसको समझेंगे, अभी हमने इसके बारे में सुन तो लिया ना आपने, तो हमें शेयर बेस्ड पेमेंट भी देना पड़ सकते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आप मान लीजिए एक्वायरी ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉइज को इसॉप दे रखे हैं, और ये एक्वायरर बोलता है भाई चलो ठीक है, ये हम ऐसे कैसे टेक ओवर कर रहे हैं, ये वाली तुम्हारी रिजर्व लाइबिलिटी जो भी है, तो फिर हमें देना पड़ेगी, उसके बदले में भी कुछ देना पड़ेगा, टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये आ गया, बेसिक बात तो ये आ गई, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं इंडेस 102 एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं लिखवा देता हूं। हो गया। अब यहां पर आती बात, एआरसी का क्या करेंगे, नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। और पर्स का क्या करेंगे, पर्स प्री प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटलमेंट, पर्स, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करते, लेकिन एक चीज लिखवा देता हूं, डिडक्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन, डिडक्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन। भाई आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि भाई इनके बीच में कोई डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप था, ठीक है, और ये जो आपको ऊपर दे रखा है कि इसमें कैश था तो 20,000 रुपए उसके लिए दिए थे, तो वो तो उसकी एंट्री तो फिर क्रेडिटर टू बैंक होगी ना, पहले से कोई रिलेशन था उसके बदले, तो वो क्रेडिटर टू बैंक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ले, देखो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं, नॉट द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब वो टोटल में अगर इंक्लूड है तो उसको हटा दिया जाएगा वहां से, भी सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब यहां तक की बात, अच्छा ये जो एंट्री हो रही है, ये हो रही है ऑन डोआ, यानी एंट्री एट बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलूंगा इसको,
एट बिजनेस कॉम्बिनेशन, एट बीसी। एक नोट यहां पर लिखेंगे, एंट्रीज में बी प्री बीसी एंड पोस्ट बीसी ऑल्सो। इन पर इंडेस 103 अप्लाई नहीं होगा। यस और नो? अरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उस पर इंडेस 103 क्यों अप्लाई होगा? नहीं होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हो रहा है उसके पहले कोई एंट्री करनी पड़े, क्रेडिटर टू बैंक, तो वो भी नॉर्मल बात हो गई। और ये भी छोड़े, एक बात हमने पहले भी पढ़ी है, जैसे जब वो स्टेप एक्विजिशन होता है तो पहले से इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो पहले से इन्वेस्टमेंट 2 लाख के 20% थे, अब आपने 60% और ले लिया तो 80% हो गया, कंट्रोल आ गया। तो उसके पहले आप एक एंट्री करते थे, वो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू 2.5 लाख हो गई तो पहले इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल करते थे, तो वो तो प्री बीसी एंट्री थी ना, तो उस पर इंडेक्स 103 थोड़ी लग रहा है। और इक्विटी मेथड लगी आ रही थी एसोसिएट में, तो इक्विटी मेथड में आपने बहुत सारे प्रॉफिट के शेयर, रिवोल्यूशन रिजर्व, एफसीटीआर बताया था, वो सब क्रेडिट कर रखा था, तो उसको भी रिवर्स करते थे, याद आ रहा है? तो वो सब प्री बीसी एंट्रीज थी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने प्री बीसी एंट्रीज भी देखी, हमने पोस्ट एट बीसी एंट्री भी देखी, और पोस्ट बीसी के ट्रांजेक्शन भी सवाल में आ सकते, तो वो तो इस पे इंडेक्स नहीं लगेगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अब यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखे, रिलेटेड टू सीसी एंड डीसी सबसिक्वेंट अकाउंटिंग। एसई सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट अकाउंटिंग। सर सबसिक्वेंट अकाउंटिंग मतलब ये कि भाई अभी तो आपने ऊपर लिख लिया टू सीसी टू डीसी, अब इनका पेमेंट भी तो होगा आगे, तो फिर क्या होगा? तो वो मैं बता रहा हूं। फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, पहले डीसी, तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अभी जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना उससे बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? तो कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए थी, थोड़ा सा अबव लेवल पे जाके पढ़ना भी था, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आप कई बार होता है, कुछ पिक्चर ऐसी होती है, फिल्म देखते हैं हम तो कभी तो बिल्कुल सीधी सीधे वो घरेलू फिल्म चलती रहती, सब समझ में आता था। कई बार वो एनिमल टाइप की फिल्म होती, समझ में नहीं आता, कोई एक सीन इधर से आ गया, फिर उधर से आया, फिर अच्छा ऐसा था, तो वो डिपेंड करता है। तो वैसे ही, हालांकि ये कोई हमने एनिमल जैसी फिल्म नहीं पढ़ाई है आपको, बहुत सिंपल वे में ही पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा बहुत आप फाइनल लेवल पर हैं तो थोड़ा बहुत एक लेवल से पढ़ना बहुत जरूरी है ना? अब आपको बहुत क्लियरली सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि से टीसी आफ्टर 1 year 3 लाख, टीसी आफ्टर 2 year 4 लाख, इंटरेस्ट रेट 10%, इंटरेस्ट रेट 10%। तो ईयर्स कॉलम 1 2, कैश फ्लो 3 लाख और 4 लाख, पीवी फैक्टर एट द रेट 10%, 0.9090, 0.8264, और प्रेजेंट वैल्यू निकालें। आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से हौले हौले चलेंगे। बिल्कुल, हाँ जी। 272 700,
3,30,000 पैसे। हो गया। तो टोटल बोलेंगे मुझे, और मैं अगर इसकी एंट्री पास करूं तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट, राइट। भाई वो टू कैश वाला टोटल मैं तो केवल अभी तो केवल डीसी वाला कर रहा हूं। डेफर्ड कंसिडरेशन 603,260,603, और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा भैया ये तो इनिशियल अकाउंटिंग है, इनिशियल रिकॉग्निशन है। पढ़े आगे। अब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की बात आएगी। ठीक है, तो ये मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन का अकाउंट खोल दिया। और चूंकि लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 6,03,260। ये प्रेजेंट वैल्यू है, वो फ्यूचर वैल्यू है 3 लाख और 4 लाख। इनमें डिफरेंस इंटरेस्ट का होता है, तो एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू में मुझे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीसी अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा 603,260 का 10%। बोले 60326, और यहां पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60326। इंटरेस्ट कहां चला जाएगा भाई, पीएनएल में चला जाएगा 60326। टू बैंक कितना, पहले साल 3 लाख, और टू बैलेंस कैरीड डाउन बता दें 363,586। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 363,586। फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट 363,586 का 10%, 36359। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 36359। अप्रॉक्स कितना हो रहा है बताना। 4 लाख अपना कितना आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ का अंतर है, आप समझ सकते हैं। टू बैंक 4 लाख। ठीक है, यहां पे मैंने लास्ट वाले में इसको बैलेंसिंग फिगर लेना चाहिए, बोले कितना 36,414 ले ले, वो 50, 40, 50 रुपए का अंतर है, तो पी फैक्टर पूरे थोड़ी लिए अपन, 36,414 ले ले। ये लास्ट वाला इंटरेस्ट सिमिलर टू, हाँ ये सिमिलर टू का साइन बना दिया, सिमिलर टू, ये पीएनएल में चला गया 36,414 और ये टू बैंक। तो सब्सिक्वेंट एंट्रीज क्या हुई, जो सब्सिक्वेंट एंट्रीज थी वो क्या हुई बताएंगे आप। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीसी, पीएनएल टू इंटरेस्ट, और फिर डीसी टू बैंक। ये हर साल है। अमाउंट मत लिखिए, तो ऊपर एंट्रीज करवा दी, सब्सिक्वेंट एंट्रीज।
एवरी ईयर, यस और नो, हर साल ये एंट्री होगी। तो इंडेस 103 बताता है भाई डिफर्ड कंसिडरेशन इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, इट शुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। और इनिशियल अकाउंटिंग के बाद उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होगी, ये हो गया। कौन सा इंडेस लगा, नो इंडेस नहीं। पहली बात तो ये तो वैसे भी मालूम है ये अकाउंटिंग। या एक मिनट, नो इंडेस मत लिखो, वो अच्छा नहीं लगता, कहीं कोई लग जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाले हैं। मैं समझ सकता हूं आपको, लिखे इंडेस 103 नॉट एप्लीकेबल। ये इंडेस 103 थोड़ी ना है, तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है। ठीक, एक्चुअली ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, डेफर्ड कंसिडरेशन, तो फिर वो दूसरे इंडेस लगी जाएंगे। लेकिन सिंपल अकाउंटिंग थी इसलिए कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आता है भैया कंटिंजेंट कंसिडरेशन। फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या पढ़ रहे हैं जरा देखना है। हम सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन, subsequent accounting depends on how payment is done. Already we have done, मुझे एंट्री बता दें, क्या एंट्री हो चुकी बताएं। कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ये फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन। अब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग किस बात पर निर्भर करेगी बोलो, पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो केस 1, एग्जाम में सवाल में आया कि पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। से मैं यहां फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं 1,00,000, यहां लिख देता हूं अज्यूम्ड। अब कंटिजेंट वाला भी देंगे तो फ्यूचर में ही, पर प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाली थी उसकी, क्योंकि मालूम ही नहीं था कितना देना है, मालूम ही नहीं था। भाई सीसी और डीसी में समानता क्या थी, फ्यूचर में देना है, पर डीसी और सीसी में डिफरेंस क्या था कि डीसी तो देना कंपलसरी है और सीसी दे भी सकते हैं और नहीं भी, वो कंडीशंस पर बेस्ड होता है, कंडीशंस पर बेस्ड होता है कि शायद दे शायद ना दे, इफ बट लेकिन किंतु परंतु बहुत सारी चीजें थी। उसमें भी दो बातें थी, वो एक बात तो ये थी कि भाई उसको फ्यूचर सर्विस के लिए दे रहे हैं तो वो एज ए एम्प्लॉई, तो वो तो आना ही नहीं था। ये बात चल रही है एज ए शेयर होल्डर ही दे रहे हैं, हमने शायद ऐसा कोई वादा किया है कि भविष्य में अगर कंपनी ने का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 20% से बढ़ गया तो फिर हम आपको इतने रुपए का प्रॉफिट का इतना परसेंट दे देंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू निकाली 1,00,000 आ रही। ठीक है, तो पेमेंट अगर कैश में है तो भैया फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगा उस दिन का, फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट डेट पर, और उसकी फेयर वैल्यू से ए से बी से वो 1 10 हो गई,
या 90 हो गई, तो उस केस में अगेन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई ना। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई, तो इंडेस लिखवाई देता हूं, चलो 109 एप्लीकेबल। अब जो लोग ये लेक्चर यहां सुन रहे हैं या ऑनलाइन देखेंगे, तो हो सकता है उनमें अलग अलग प्रजाति के लोग, नाना प्रकार के। किसी ने इंडेस 109 पढ़ा ही नहीं है, किसी ने पढ़ लिया है, तो टेंशन नहीं लेना। इंडेस का नंबर याद करना तो कर लो, तो कोई बात ही नहीं। अरे भाई, हर वो लाइबिलिटी जिसके बदले में कैश देना है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, और हर वो चीज जिसके बदले में आपको कैश मिलना है वो फाइनेंशियल एसेट होती है। और डिटेल डेफिनेशन है वहां पर, इतनी तो मालूम है, अरे ये तो मालूम है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एसेट है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और उसकी अकाउंटिंग पर 109 लगता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो मैंने कर नहीं दी, है ना। तो ये फेयर वैल्यू हो गई। तो सीसी अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, हो गया। पर टू बैंक बोले 110, लाइबिलिटी के बदले में ज्यादा देना पड़ा, लॉस है 10,000 का, इसको बोलते हैं वहां पर FVTPL, अगर आपको याद हो तो। और कुछ नहीं, अरे आप खुद बताओ, 10,000 पीएनएल में जाएगा ना। तो पीएनएल के 2 सेक्शन होते हैं, आजकल आपको बता दिया गया था। एक तो पीएनएल है, उसमें एक ओसीआई का सेक्शन भी होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। कुछ इनकम्स, कुछ प्रॉफिट्स, गेन्स जो भी है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं, तो वहां की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पीएनएल लिखा है तो पीएनएल में जाना है। और इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। एफ फेयर वैल्यू चेंज ही तो हुआ है, तो 1 से 110 की वैल्यू को फेयर वैल्यू चेंज बोला, तो इसको बोला कि ये फेयर वैल्यू चेंज कहा जाएगा थ्रू पीएनएल। थ्रू पीएनएल ही तो फिर ये इक्विटी में जाएगा, इसलिए एफटीपीएल। डराने के लिए नाम रखे एफटीपीएल, तो लगता है कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, है ना। और यहां पे अगर हम बात करें सीसी अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक कितना 90,000, तो 10,000 का प्रॉफिट है टू एफवीटी। तो ऐसे सवाल आपको, ये जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है, इसके जो सवाल हैं सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग की, बहुत रेयर चांसेस है कि पूछे जाए, पर स्टडी मटेरियल में इसका जिक्र है, इसकी थ्योरी है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये पेमेंट तो कैश में था। केस 2 ये बनता है कि पेमेंट आप इसका इन इक्विटी शेयर्स करें। सर वो डेफर्ड कंसिडरेशन में भी शेयर्स आ सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सिमिलर अकाउंटिंग हो जाएगी। पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, तो इसमें मालूम है अगेन 2 केस बनेंगे यहां पर। जैसे हटता है ये, हाँ, इसमें 2 केस बनेंगे। फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दिए, और या वो इक्विटी शेयर्स, हाँ, या वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए। इसको इंडेस 109 में फिक्स्ड टेस्ट कहते हैं, अगर पता हो। नहीं पता तो कोई बात भी नहीं है, जिसको नहीं पता ना कोई बात नहीं। जिन्होंने इंडेस 109 पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं इंडेस 109 का रेफरेंस दे रहा हूं, अदरवाइज बड़ी सिंपल बात है। अब ये कैसे हो सकता है समझे, भाई वो फेयर वैल्यू 1 लाख आई, एक की 110 हो गई, जो भी हो गई वो तो हो गई, वो तो बढ़ा लिया। अब हमने उनको ये बोल रखा था पहले दिन से, हमने बोल रखा था कि अच्छा सीसी की हमारी है कितनी 1 लाख, वो 1 लाख है, वो 110 और 90 वहां पे थी, केस 1 के लिए लिया था, वरना वो 1 लाख। तो हमने कहा कि भाई आपको हम जो है 10,000 शेयर देंगे, 10 रुपए वाले। तो नंबर ऑफ शेयर फिक्स थे, नंबर ऑफ शेयर क्या थे, फिक्स थे।
कि हम तो 10,000 शेयर देंगे, बात खत्म। नंबर ऑफ शेयर फिक्स था ना, लेकिन हमने बोला नहीं, उस दिन जो भी वैल्यू होगी शेयर की उस हिसाब से दे देंगे। तो भैया फिर 1 लाख अगर देने हैं और शेयर की वैल्यू 20 हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर फिर 5,000 रह गए, 25 हो गई तो 4,000 रह गए, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए, वेरिएबल। तो ऐसे केसेस में ये जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है ना यहां पर, तो इंडेस इसको कहते हैं, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, इंडेस 109 ये कहता है ये प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने बोल दिया कि भाई मैं 10,000 शेयर दूंगा, तब फिर कितने की उससे मतलब नहीं है, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं करते हैं, नंबर ऑफ शेयर, तो वो तो फिर कुछ भी देना पड़ सकता है, तो फिर वो लाइबिलिटी कहा गया है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स 109 आ गया एक्चुअली, पर कितने टेंशन नहीं है। इंडेक्स 109 यहाँ भाई यही चीज वहां भी पढ़नी थी, तो अब जब वहां पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ये तो हमने सीख लिया ना कि भाई इंडेक्स में आपको ये भी बता दूं, ये बैलेंस शीट है, इसमें असेट है, लाइबिलिटी है और इक्विटी। ये शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल इजीएस्ट बैलेंस शीट की बात हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट। तो इसमें जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स है, चाहे वो करेंट हो चाहे नॉन करेंट, भाई असेट्स में करेंट और नॉन करेंट, करेंट में भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, नॉन करेंट में भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, लाइबिलिटी में भी करेंट और नॉन करेंट, करेंट लाइबिलिटी में भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, नॉन करेंट में भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और इक्विटी अलग, इक्विटी को अलग रखा गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अलग, इक्विटी अलग, उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो इसको क्या माना गया, इक्विटी क्या माना गया, और इसको क्या माना गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो इंडेक्स 109 कहता है कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप दे देते हो किसी ऑब्लिगेशन के बदले में कि ये इतने शेयर्स देंगे, बात खत्म, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहलाएगा वो। और वहां पे शब्द है फिक्स टेस्ट, और अपन उसको ना बोले, है ना, फिक्स है, तो नो रीमेजरमेंट, इसका कोई रीमेजरमेंट नहीं होगा एज पर इंड एस 109। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको याद दे दूं कि हम 1 लाख के बदले में जो है 5,000 शेयर देंगे, और अब 1 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू 110 हो गई, 90 हो गई, कोई मतलब नहीं है, वो 1 लाख पे रिकॉर्ड, पर शेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर फिक्स रहेगी। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं, नो रीजन मेजरमेंट। ठीक है भाई, इंडेक्स 109 आपको यही तो सिखाता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। और चूंकि इंडेक्स यहां जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें इंडेक्स 109 खत्म हो चुका है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद कर रहे हैं ना, तो 1 साल बाद 2 साल बाद, तो ये एंट्री इंडेक्स 103 की तो हो भी नहीं सकती। पर फ्यूचर में, अच्छा फ्यूचर में तो कुछ भी आ सकता है, इंडेक्स 16 का क्वेश्चन भी इसमें मर्ज हो सकता है, मशीनरी आ जाए, पीपीई आ जाए, इसमें नहीं, मतलब कुछ भी आ सकता है, कहने का मेरा मतलब। अब यहां पे अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो फिर रीमेजरमेंट होगा, रीमेजरमेंट डन, और वो भी FVTPL इंडेक्स 10, इंडेक्स 109, वही 1, 10 और 90, और वही FVTPL। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको। तो आपने सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग देखी, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग देखी, कंटिजेंट कंसिडरेशन किया, जिसमें इंडेक्स 109 लग गया। डेफर्ड कंसिडरेशन में मैंने कोई इंडेक्स का नाम नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। हालांकि बेसिक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सब इंडेक्स 109 में भी आपको मिलती है, लेकिन हम इंडेक्स को, इंडेक्स का नाम बोलते वक्त अगर हमको अच्छा लगता है तो बोलना चाहिए, और कंफ्यूजन होता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है।
हमें मालूम है जो चीज, ठीक है ना, फिर भी और धीरे धीरे वो सारी चीजें पता चली जाती। ये एक्चुअली कि टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत ही आराम से सहूलियत से पढ़ने वाला है यहां पर आके, वरना डाउट आ जाता है। वो तो डिफरेंस आएगा ही ना, वो डिफरेंस अगर आएगा तो पीएनएल में जाना ही है, पर हम उसको फेयर वैल्यू नहीं बोल रहे, हम तो बोल रहे हैं कोई मेजरमेंट करना ही नहीं है, बस 10,000 शेयर उसको दे देंगे, ठीक है। और आपके केस में फिर मेजरमेंट कर दिया आप, भाई हम तो क्या कह रहे हैं, जो भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई ना उसके बदले में 10,000 शेयर देंगे तो अमाउंट सेम ही रहेगा, हम वो देखेंगे नहीं उस दिन शेयर कितने का है, हमने तो पहले ही दिन के लिए 10,000 शेयर दे देंगे, इसके बदले बात खत्म हो गई, ठीक है ना। 109 के सवाल इसमें मर्ज होंगे तो और थोड़ी क्लैरिटी पड़ती है, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो, अभी सवाल भी नहीं बना रहा मैं पहले प्रोविजन दिमाग में फिट कर दूंगा कि भैया वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो फिर मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है ना, रीमेजरमेंट नहीं करेंगे। अब मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल्स, तो रिवर्स होगी फिर तो लाइबिलिटी बात ही खत्म होगी, हाँ रिवर्स कर देंगे वो तो। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंटिंजेंट कंसिडरेशन, बना लेंगे ना केस, वो तो हम तो एक्चुअली सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंसिडरेशन हो सकता है फ्यूचर में ना देना पड़े, तो उसका तो रिवर्सल होगा ही होगा फिर, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 14x1 को ए लिमिटेड एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है वो मान लेते हैं कुछ तो इमीडिएट है, इमीडिएट है, से इमीडिएट 10 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, ये तो इमीडिएट आपको दिया जा रहा है, ठीक। और इसकी जो एफवी है ऑन डोआ वो है ₹20 पर शेयर, इमीडिएट। 2 लाख शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, 2 लाख शेयर आफ्टर 1 ईयर, इफ पीबीआईटी greater than 1 crore, if PBIT greater than 1 crore, no further service from employee shareholder। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ये एम्प्लॉय कैपेसिटी में नहीं है, कंटिजेंट कंसिडरेशन है हाँ, लेकिन ये शेयर होल्डर कैपेसिटी पर है क्योंकि कोई फ्यूचर सर्विस के लिए नहीं दे रहे हैं, और यहां पर एफवी ऑफ सीसी मुझे देना पड़ेगी से 25 लाख रुपए, तो कंसिडरेशन कितना आएगा बताएं। 10 लाख, 1 मिनट, 10 लाख इंटू 20 प्लस 25 लाख,
225 लाख। ये तो आपकी हो गई इनिशियल अकाउंटिंग। ये तो आपकी हो गई इनिशियल अकाउंटिंग। ठीक है। अब इफ पीबीआईटी Y1 एक साल बाद एक्सीड्स 1 करोड़, पीबीआईटी एक्सीड्स 1 करोड़, ठीक है ना। हमने कब एक्वायर किया था 14X1 को, तो लिखें ऑन 31 मार्च, मतलब फर्स्ट ईयर का एंड, समझ में आ गया। एफवी ऑफ शेयर्स 25, हमें सबसिक्वेंट अकाउंटिंग करनी। ये सबसिक्वेंट अकाउंटिंग क्या होगी बताएंगे। हाँ जी, सबसिक्वेंट अकाउंटिंग क्या होगी। मेरा ये कहना है पहले तो नो रीमेजरमेंट, क्योंकि आपको ये तो समझ नहीं था ना, इसलिए मैं, भाई वो 2 लाख शेयर देगा ना, फिक्स शेयर हो गए ना, तो बात खत्म। वो 25 रुपए का कोई महत्व नहीं रह गया। अब वो सीसी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम जो भी है, 2 लाख शेयर है वो दिया रहता है क्वेश्चन। ठीक बात। नो रीमेजरमेंट बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड एंड इट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हाँ सर, इसीलिए मैंने भी वो आपने मुझसे पूछी जरूर, पर मैंने वो बातें नहीं की आपके साथ कि भाई कि वो नहीं होगा तो क्या होगा, तो जनरल है, नहीं देना है तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो रिवर्स हो जाएगी लाइबिलिटी। पर जब होना है वो करना आना चाहिए ना, कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर है तो भाई हमें कोई रिमेजरमेंट नहीं करना। इंडेक्स 109 लग गया है, 109। चूंकि जिन्होंने पढ़ा है उनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यही पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो यही सीखना है वहां पर। हाँ, वहां जब पढ़ेंगे वो लोग तो और डिटेल में डिस्कशन होगी, एक एग्जाम्पल ज्यादा होगा तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। पर आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ साहब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इक्विटी इक्विटी में सेटल हो रही है तो इक्विटी बोला जाएगा, और इक्विटी में सेटल या तो कैश में सेटल होगी तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ही। इक्विटी शेयर्स के केस में भी इंडेक्स 109 कहता है कि अगर आपने फिक्स नंबर ऑफ शेयर दिए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अगर हम यहां पर एक बात करें, इफ नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल, सपोज शेयर्स विल बी इशूड, 2 लाख शेयर नहीं लिखा होता, लिखा होता शेयर इशू करेंगे। वो तो वही है, इफ पीबीआईटी एक्सीड क्या 1 करोड़, वो तो वही कंडीशन है। शेयर विल बी इशूड ऑफ वैल्यू ₹40 lakhs, समझ गए क्या। अरे भाई 10 रुपए का शेयर होगा तो 4 लाख शेयर देंगे, अगर 20 का होगा तो 2 लाख देंगे, समझ रहे हैं। ये तो होगा, तो 40 लाख रुपए के शेयर दे देंगे आपको, 40 लाख। अब शेयर कितने का होगा उस हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं आएगी। तो उस दिन सीसी कितने की थी 25 लाख, और ये कितने में बात करी 40 की, तो 40 माइनस इसका तो रीमेजरमेंट होगा ना, रीमेजरमेंट डन, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंड एस 109
तो ये 15 से वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? तो एफ वी टी पी एल, वो एंट्री वही होगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डिफरेंस है 15 लाख का, फिर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ठीक है, और भी केसेस अभी बन सकते हैं, बस धीरे धीरे उस पर आते हैं, बस जो जो करते जा रहे हैं वो एक्यूमुलेट करते जाए। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, वो पिक्चर में क्या हो गया, किसी और की एंट्री हो गई। हमारी जिंदगी में हम खुश थे, अपनी मतलब प्राइवेसी था, एकदम से किसी ने प्राइवेसी में छेड़खानी कर दी। 103 में छेड़खानी करने कौन आ गया? 109। पर वो आना पड़ेगा अब तो, क्योंकि अब अपन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जब अभी इक्वेशन की मेथड। एक बात समझ लीजिए कि पूरा इंडेज 103 अगर 100% मानू तो 10% तो है कॉमन कंट्रोल, तो लफड़ा ही नहीं है। बाकी बचा 90, 90 में से भी 20% या 30% ही रिवर्स इक्वेशन, क्योंकि यही पूरी स्टेप्स लगने वाली है उसमें। उसमें एक ही पॉइंट चेंज होने वाला है जरा से। तो मेन तो यही सीखना है ना। तो इसमें ये सारी, इसमें 7 स्टेप है, इसमें चौथी कंसिडरेशन वाली, और उस कंसिडरेशन वाली में सारे नाटक है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी। ठीक। तो कंटिजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड कंसिडरेशन की हमने सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग आज देखी। ठीक है ना। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट तो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है। फर्स्ट जो है प्री एग्जिस्टिंग सेटलमेंट, वो तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कहानी उसमें है नहीं। मेन आता है शेयर बेस्ड पेमेंट का ट्रीटमेंट, एसबीपी का ट्रीटमेंट। तो कल करना चाहिए, कल करते हैं। और बस हम आगे का मैं आपको रोड मैप दे देता हूं। कल की क्लास में शेयर बेस्ड पेमेंट का ट्रीटमेंट समझ लेंगे, और कल की क्लास अपन अगर टाइम आप लोग ज्यादा रख रहे हैं तो कल की क्लास में थोड़ी सी स्टोरी 15 मिनट चलेगी, 10 मिनट चलेगी, लेकिन बाकी हम पढ़ेंगे। तो कल से हम फिर क्वेश्चंस पे आएंगे और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और बस मुझे ऐसा जो प्रतीत अब मुझे जो दिखाई दे रहा है, अच्छा आपके सिलेबस में एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है लास्ट में, वो बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी, वो इसका पार्ट नहीं है पर इसी में दे रखा है, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में हमारा बीसी कंप्लीट हो जाए। हो गया ना ये, और कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीजें करनी है। वो रिवर्स इक्वेशन भी हो जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। आप लोग जितना आज तक करा दिया उसको रिवीजन करें, ठीक है ना। तो अब जो कमिंग वीक है उसमें मुझे लगता है ऐसा कि बीसी कंप्लीट हो जाए। हाँ, उसको अपन खींचना चाहेंगे, एक और सवाल करना है, 2-4 सवाल और, तो वो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। और बीसी कंप्लीट हो गया तो कंसोलिडेशन आ ही गया है, और फर्दर कंसोलिडेशन करना है तो वैसे प्रोसेस तो यही रहने वाली है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लें, जो पिछली क्लासेस जिनकी भी छुट्टी हुई है तो वो एक बार है ना, वो देख लो, वो छूटे ना आपकी। ठीक, तो ये यहां तक की बात क्लियर कर लेते हैं। और जो है आपका मॉड्यूल जो है वो तो है ही आपके पास। बोलो डाउट आप इसमें। नहीं नहीं, बोलो ना, पक्का। वो 225 अलग था, हाँ? वो 225 में 25 था, 25 वाला। ठीक है ना भाई, ये एंट्री बना लेते हैं ना। ये लो, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 225, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख, वो जो भी डिव है, और टू सीसी 25, और फिर सीसी बढ़ के 40 हो गया। तो वो जो सीसी बढ़ाना है तो एफपीटीपीएल डेबिट टू सीसी 15 लाख, फिर जब पे करेंगे उसकी एंट्री वो भी शेयर्स में देंगे ना। ठीक है ना। अरे सिंपल यार, 25 की लाइबिलिटी 40 हो गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और लॉस है डेबिट, बात खत्म ना, लोड नहीं लेना है।